नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिस्ट्री रूप में। मैं प्रकाश केसरवानी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री। अगर आप लोग को मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने में मजा आ रही है, समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर करते जाइएगा और कमेंट में जरूर बताते जाइएगा। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री थंबनेल देखकर आए हुए हैं यहाँ पर, तो आप वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिएगा। आपसे वादा है आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगा और आप पुरानी सारी क्लासेस देखेंगे। क्लास 20 चल रही है, लेकिन नंबर पे मत जाइए। बहुत ही छोटी छोटी क्लास बनाई गई है जिससे आप आराम से देख सके, कोरोना टाइम में थोड़ा थोड़ा सीख सके। आप चाहते हैं एक दिन में रिवीजन करना, तो एक दिन में 4 से 5 वीडियो भी देख सकते हैं। हार्डली 15 मिनट की वीडियो हम बना रहे हैं, जिससे कि आप उसको ना डीप लेवल पे एनालिसिस कर सकते हैं, एक घटना का जो मॉडर्न हिस्ट्री में उस समय चल रही थी। रियलिटी में कॉन्सेप्ट वाइज मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पर पढ़ाई जा रही है। आज का जो लेक्चर है, आज से मॉडर्न हिस्ट्री पर एक तरह से कह सकते हैं नया रूप लेने वाली है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री। बापू रिटर्न्स, गांधीयन ईरा, यहां से हो जाती है गांधी जी की एंट्री भारत के इतिहास में। यहां से भारत की जो राजनीति है अलग ही मोड़ पर मुड़ जाती है और अब हम बिल्कुल आजादी की तरफ मुड़ जाते हैं, कह सकते हैं। बहुत ही गजब यहां से राजनीति चलेगी। गांधी जी के आने के बाद से आंदोलन में और जो बल मिला लोगों को, जो टूटे हुए थे सूरत स्प्लिट के बाद से, हमने बताया था आपको कि जो इंजन होता है, जो कोयला आता है, वो गर्म दर वाले थे, जो इंजन थे वो इंजन था उनका जो नरम दर वाले थे। लेकिन गांधी जी बस ये समझिए कि बिल्कुल मॉडर्न इंजन ही बन के आए थे। वो कोयले से चलेंगे नहीं, वो सीधा इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगे। गाड़ी को एकदम तेज रफ्तार में ले जाएंगे और हम यहां से देखेंगे आजादी कितना हमें, मतलब कितने स्ट्रगल करनी पड़ती है, और लेकिन हम कितने लक्ष्य के करीब पहुंच जाते हैं गांधी जी के आने के बाद, और कितना हमें मजबूती मिल जाती है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं थोड़ा सा इंटरव्यू। सबसे पहले गांधी जी के बारे में, गांधीयन ईरा के बारे में, तो गांधी जी का इंटरव्यू तो सबसे पहले जरूरी है। तो देखिए, एक इसको नॉर्मली हम लोग समझते हैं कि 1920 के बाद से गांधीयन ईरा शुरू हो जाता है। हालांकि ये 1917 से ही इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिए थे, लेकिन एक नॉर्मली माना जाता है कि 1920 के बाद से गांधीयन ईरा, यानी कि फुल रोल में थे गांधी जी। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920 में करते हैं, असहयोग आंदोलन। इसके बाद से तो बस गांधी गांधी नाम चलता है। पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में गांधी जी को लोग जानने लगते हैं कि कुछ हो रहा है भारत में। थोड़ा इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इनका जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 में। ये बताने की बात नहीं है, सब लोग छुट्टी एंजॉय करते हो, सबको रटा है। 1869 नहीं रटा तो याद कर लीजिएगा, एग्जाम में जरूर आता है। कहाँ होता है? पोरबंदर पे होता है। और इनकी जो डेथ है वो होती 30 जनवरी 1948 को। इस वजह से हम इसको शहीद दिवस नाम से भी जानते हैं, आपको पता होगा। और इनके जो लास्ट वर्ड थे वो थे हे राम, ये इनके लास्ट वर्ड थे। 2 अक्टूबर को हम मनाते हैं इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। इंटरनेशनल देखिए मनाते हैं, पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है नॉन वायलेंस डे। अहिंसा के इतने ज्यादा पुजारी थे। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तो गांधी जी एक्टिव रोल नहीं प्ले कर रहे थे भारत की राजनीति में। वो बोलते थे हम ब्रिटिशर्स की मजबूरी का फायदा नहीं उठाएंगे। तो इतने ज्यादा ये अहिंसा के पुजारी थे। तो यूएनओ ने इसको डिक्लेयर किया है कि 2 अक्टूबर को मनाते हैं हम क्या? इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माता जी का नाम आपको पता होगा, पुतलीबाई था। पिताजी का नाम सबको पता होगा, करमदास गांधी था। और इनकी जो वाइफ थी, इनका नाम कस्तूरबा गांधी था। ये चीज जो आपको पता होगी। शायद बेटों का नाम नहीं पता हो, एग्जाम में आता है, इसलिए याद रखिएगा अगर आप एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं तो। हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास, 4 बेटे थे इनके। हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। 2 दास थे और 2 लाल थे, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से यहाँ पर मेंशन किया गया है। ये तो था एक थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इनके। तो देखिए, इनकी जो पढ़ाई होती है, इनका जो देखा हमने आपको बताया 1869 में ये इनका जन्म होता है। उसके बाद से ये 10 से 20 साल बाद चले जाते हैं बाहर। इनकी लगभग पढ़ाई सारी बाहर होती है। इंग्लैंड से इन्होंने पूरी की थी अपनी लॉ की पढ़ाई, कानून की पढ़ाई, जो वकालत इन्होंने पढ़ी थी। 1889 से लेकर 19 3 साल में इनकी कानून की पढ़ाई पूरी होती। कहाँ से? इंग्लैंड से। और 1892 में ये आ जाते हैं साउथ अफ्रीका। एक केस चल रहा था वहां पर, डिस्क्रिमिनेशन का केस था, काले गोरे का भेदभाव किया जा रहा था। एक बिजनेसमैन था, व्यापारी था, दादा अब्दुल्ला, इनके खिलाफ ऐसा केस हुआ था, इनके साथ लोग भेदभाव कर रहे थे। तो उस केस के सिलसिले में इनको साउथ अफ्रीका आना पड़ जाता है, और वहां से इनकी जो मतलब जिंदगी की नई शुरुआत हो जाती है। इस फोटो में तो आप जान के पहचान भी नहीं पाएंगे गांधी जी कौन है। ये इनकी उसी समय की फोटो है जब ये थे साउथ अफ्रीका गए थे। आपको बताते हैं, देखिए आते हैं 1892 में दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन का केस लड़ने के लिए। लेकिन इनको लगा कि नहीं, सिर्फ केस लड़ने से नहीं होगा, इनको एक्टिव रोल मतलब आंदोलन वगैरह करने पड़ेंगे, एक पूरी यूनिट बनानी पड़ेगी, ग्रुप बनाना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा। इसके चलते इन्होंने 1894 में बनाई नेटल नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। नेटल नेशनल कांग्रेस,
जैसे अपने यहाँ कांग्रेस थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, वैसे वहां पर थी नेटल नेशनल कांग्रेस। इसकी स्थापना किसने की? गांधी जी ने की। अब ये है सारे सदस्य नेटल नेशनल कांग्रेस के, इतने लोग शुरुआत में ज्वाइन किए थे। और इसके जो सचिव थे, मुख्य सचिव थे, सेक्रेटरी जिसको बोलते हैं, वो थे गांधी जी। और यहाँ पर आपको बता दें गांधी जी कौन है, ये जो आप देख रहे हैं ये हैं गांधी जी। देख लीजिए ऐसे थे गांधी जी। ये सिर्फ सफेद आप तो पहचान ही नहीं पाएंगे, हम शर्त लगाकर बोल सकते हैं। अभी आपको एक दो फोटोज और दिखाएंगे, आप नहीं पहचान पाएंगे। जब भारत आए थे तो भी आप नहीं पहचान पाएंगे वो किस तरह आए थे, ऐसे ही कुछ कपड़े में आए थे। तो नेटल नेशनल कांग्रेस जो बनी थी, इसके सचिव थे दादा अब्दुल्ला को प्रेसिडेंट बनाया गया था नेटल नेशनल कांग्रेस का, और बहुत सारे वाइस प्रेसिडेंट थे। और ये पूरा इनका एक ग्रुप था, सारे थोड़े हाई क्लास सोसाइटी के लोग थे, मतलब जो आंदोलन कर सकते थे, जो अपनी सहभागिता उसमें निभा सकते थे। ठीक है। इसके बाद इन्होंने एक बुक लिखी, इंडियन ओपिनियन नाम से वीकली मैगजीन थी। बुक क्या थी? एक मैगजीन थी, वीकली मैगजीन थी, 1903 में जो आती है। इसमें बताया करते थे, इसी सब चीज के बारे में अवेयर करते थे। और ये जो आंदोलन कर रहे थे वहां पर, ये कहां से कर रहे थे? फोनिक्स आश्रम से कर रहे थे, 1904 में जो इसको बनाया गया था। और 1910 में एक और आश्रम बना दिया था इन्होंने, टॉल्स्टॉय फॉर्म। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आश्रम से। ये दोनों आश्रम इन्होंने कहां बनाए थे? साउथ अफ्रीका में बनाए थे। ये उस समय साउथ अफ्रीका में, देखिए 1904 1910 ये एक्टिव रोल में थे साउथ अफ्रीका में। यहां से ये आंदोलन किया करते थे। ये डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बहुत बड़े बड़े आंदोलन होते थे, यहां तक कि इनको, मतलब साउथ अफ्रीका में इनको खुद ही डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा और इनके आश्रम को तोड़ डाला गया। 1914 में आगे चलकर देखेंगे हम, ये जो फोनिक्स आश्रम, फिनिक्स आश्रम जो है, इसको तोड़ डाला गया था, डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। उसके बाद से 2020 में, अभी अभी एक साल पहले, भारत की तरफ से जो गवर्नमेंट थी और साउथ अफ्रीका की जो गवर्नमेंट है, इसको बात किया, इसको दोबारा सही किया गया। और दोबारा 2020 से ये वापस सही करके, मतलब एक कहते हैं ना म्यूजियम टाइप बना दिया गया वहां पर। फिनिक्स आश्रम गिफ्ट किया गया है साउथ अफ्रीका की तरफ से भारत को, एक तरह से आप कह सकते हैं, 2020 में। इतना ज्यादा वहां पर विद्रोह हो रहा था इनके खिलाफ कि इनके आश्रम को तोड़ डाला गया था। और दूसरा कौन सा था? टॉल्स्टॉय फॉर्म। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो साउथ अफ्रीका के थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। क्या क्या हमने बताया, फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। कानून की पढ़ाई की 1991 में, उसके बाद से 1891 में, उसके बाद से 1892 में चले जाते हैं साउथ अफ्रीका। दादा अब्दुल्ला एक व्यापारी थे, उनके खिलाफ काले गोरे का भेदभाव हो रहा था, इसके खिलाफ वो केस लड़ने जाते हैं। केस लड़ने के साथ साथ उन्होंने वहां पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाए, जिसमें सबसे प्रमुख था नेटल नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1894 में की। उसके बाद 1903 में इंडियन ओपिनियन नाम की वीकली मैगजीन निकालना शुरू किया। 1904 1910 में 2 आश्रम बनाए वहां पे, या कह सकते हैं 2 घर बनाए आप कह सकते हैं, जहां वो रहते थे। एक का नाम था फिनिक्स आश्रम, एक था टॉल्स्टॉय फॉर्म। ठीक है। अब आइए देखते हैं भारत में द बापू रिटर्न्स। 9 जनवरी 1915 को भारत में आते हैं बापू जी। एंट्री होती है गांधी जी की, ट्रेन से उतरते हैं, इनको लेने भारत के बहुत सारे लीडर्स पहुंचते हैं। बहुत जो प्रमुख लीडर्स थे कांग्रेस के, उन्होंने इनकी पूरी हिस्ट्री जान रखी थी। इन्होंने साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों को लोहे के चने चबवा दिए, बहुत परेशान थे इंग्लैंड वाले इनसे, मतलब परेशान कर दिया था। वहां की जो न्याय थी वहां पर आंदोलन किया, हिंसा पूर्वक किया, बहुत बार जेल गए, वहां पर भी जेल गए। जैसे भारत में आंदोलन किया वैसे ही वहां पर भी कर रहे थे। तो इनके बारे में बैकग्राउंड तो इनको पहले से पता था, सब कुछ पता था। तो भारत के लीडर थे, जैसा कि हमने बताया 1915 चल रहा है। देखिए इस समय पूरी फूट पड़ी हुई थी, ठप पड़ी हुई थी कांग्रेस। तो इनको कुछ एक उम्मीद की किरण कहते नहीं है, वो लगता है कि बापू आ रहे हैं, गांधी जी आ रहे हैं। गांधी जी बड़ा नाम सुना था, इनको पता नहीं था गांधी जी कैसे, नाम बहुत सुना था कि इन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं साउथ अफ्रीका में। तो इनको लेने स्टेशन पहुंचते हैं। अब वहां से जब उतरते हैं स्टेशन से, तो ये ऐसे ही है जैसे हमने बताया, ये है गांधी जी। तो ये कुछ इस ड्रेस में आते हैं, कोट पैंट, सर में टोपी लगाए, टाई वाई लगा के ट्रेन से जब उतरते हैं। तो सारे लोग पहुंचते थे, जिन्ना हो गए, गोखले हो गए, और बड़े बड़े वल्लभ भाई पटेल, बड़े बड़े जो लीडर थे कांग्रेस के, सारे इनको लेने पहुंचे थे, वेलकम करने पहुंचे थे। तो एक मूवी है गांधी जी के ऊपर, उसमें बोलते हुए दिखाया गया, जिन्ना बोले गोखले से, इसको देख के लगता है कि ये कुछ कर पाएगा, इससे हो पाएगा ये, जिससे हम इतनी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कोई आ रहा है और कांग्रेस को एक नई दिशा में ले जाएगा। तो गोखले जी गांधी जी से मिलते हैं और गांधी जी क्वेश्चन करते हैं, आपको भारत के बारे में कुछ पता है? तो इन्होंने बोला, नहीं हमें भारत के बारे में तो कुछ खास नहीं पता, सारी पढ़ाई हमारी विदेश में हुई, इंग्लैंड चले गए, उसके बाद साउथ अफ्रीका में रहे, वहीं पर हम एक्टिव रोल में रहे हैं, वहीं पर सारा काम किए। तो गोखले जी ने इनको एक एडवाइस दी थी कि पहले अगर आप भारत में कुछ करना चाहते हैं, भारत के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो पहले आप भारत घूमिए, ट्रेन से ही आप पूरी भारत एक जर्नी लीजिए, आपको पूरा कल्चर पता चल जाएगा, लोग पता चल जाएंगे, उसके बाद से आपको कैसे करना है तब आप डिसीजन लीजिए। इसी वजह से गोपालगंज गोखले को इनका गुरु माना जाता है। जी हाँ, ये पॉलिटिकल गुरु थे गोपालगंज गोखले गांधी जी के। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखिएगा।
देखिए 9 जनवरी को इनका रिटर्न होता है। 9 जनवरी को इसी वजह से हम क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस या एनआरआई दिवस नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, एनआरआई दिवस या प्रवासी भारतीय दिवस। पॉलिटिकल गुरु जैसा कि हमने बताया कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे इनके। और गोपाल कृष्ण गोखले को केसरे हिंद की उपाधि दी थी लॉर्ड हॉर्डिंग ने। क्यों दी थी, क्योंकि ये जब वर्ल्ड वार 1 चल रहा था तो इन्होंने उसमें एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड की थी। गर्म दल वाले वाकई बहुत ज्यादा, नरम दल वाले बहुत ही नरम थे काफी, जैसा कि इनके जो कार्य थे बहुत ही नरम तरह से होते थे और इनके अंदर जो एक इंसानियत रहती थी, मानवता का भाव रहता था, ये हमेशा जिंदा रहता था। जैसा गांधी जी का मानना था ब्रिटिशर जब परेशान है या कोई भी जब कोई परेशान हो तो उसकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, उसी तरह देखिए गोपाल कृष्ण गोखले भी वर्ल्ड वार 1 जब चल रहा था तो उल्टा अंग्रेजों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, एम्बुलेंस सर्विस, जो उनके सैनिक घायल हो रहे थे। उसी के चलते इनको उपाधि दी गई थी केसरे हिंद की, जो कि आगे चलकर इन्होंने रिटर्न कर दी थी जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इन्होंने अपनी टाइटल वापस कर दिया था कि हमको ऐसा टाइटल नहीं चाहिए, तुम लोग के जैसे तुम लोग डिजर्व नहीं करते, मतलब टाइटल देने लायक भी नहीं हो। तो इन्होंने गुस्से में ये टाइटल लौटा दिया था। जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था तो इन्होंने अपना टाइटल रिटर्न कर दिया था। तो ये था गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए गांधी जी के बारे में कुछ और जान लेते हैं। गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर मतलब दोनों सीनियर थे, आपस में जब बैठा करते थे तो रविन्द्रनाथ टैगोर इनको बोलते थे महात्मा, कि आप महात्मा आदमी, बड़े संत आदमी। मतलब उनका जो होता था, लोकल होते नहीं हम लोग जैसे टाइटल देते थे, आज के टाइटल तो क्या ही कहने, उस समय जैसे सभ्य थे तो सभ्य टाइटल मिलते थे। तो इन्होंने इनको बोलते बोलते टाइटल दे दिया महात्मा। तो गांधी जी बोलते अरे गुरुदेव, मतलब ऐसे इनका टाइटल पड़ गया और ये इनको गुरुदेव बोला करते थे। तो एक दूसरे को इन्होंने क्या क्या टाइटल दिया था, गुरुदेव टाइटल रविन्द्रनाथ टैगोर को किसने दिया, गांधी जी ने दिया। और महात्मा का टाइटल किसने दिया गांधी जी को, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। आपस में एक दूसरे को ये टाइटल इन्होंने दिए हुए थे। टाइटल क्या नाम से पुकारा करते थे, अब हम लोग उसको एज अ टाइटल यूज करते हैं। महात्मा उनका नाम नहीं था, गांधी नाम था, करमचंद गांधी। महात्मा का टाइटल दिया था, महात्मा पुकारा करते थे रविन्द्रनाथ टैगोर इनको, और गांधी जी गुरुदेव नाम से इनको पुकारा करते थे। तो गुरुदेव जैसे आप जानते हैं ना, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का टाइटल है आज, ठीक है। राष्ट्रपिता का टाइटल दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। जब हम आपको इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने आपको एक बात बताई थी, 1939 में होता है त्रिपुरी सेशन, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं कांग्रेस प्रेसिडेंसी, लेकिन गांधी जी का थोड़ा मन खराब हो जाता है तो वो राजनीति से हट जाते हैं। इसी के चलते सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया और वो चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। बाहर से वो एक्टिव रोल प्ले करते हैं, जापान चले गए, इधर उधर गए और वहां से भारत की पॉलिटिक्स को बाहर से सपोर्ट कर रहे थे, नेवल वे में सपोर्ट कर रहे थे, सेना के द्वारा सपोर्ट कर रहे थे, एक आर्मी उन्होंने तैयार की हुई थी। तो बाहर से इन्होंने माइक से, जापान से इन्होंने अनाउंस किया था गांधी जी को राष्ट्रपिता का टाइटल। आप देखिए कितनी इज्जत थी उस समय, कुर्सी के लिए कोई लड़ाई नहीं होती थी उस समय, देश के लिए देश भावना थी सबके अंदर। तो राष्ट्रपिता का टाइटल किसने दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया गांधी जी को। और एक अंग्रेजी थे विल्सन चर्चिल, ये इनको नंगा फकीर या ट्रेटर फकीर बोलते थे। एक उनकी बुक है, उन्होंने इसमें टाइटल दिया गांधी जी को क्या, नंगा फकीर या ट्रेटर फकीर। आपके एग्जाम में आता है, इस वजह से मेंशन किया गया है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत में इनका आश्रम कहाँ था, अहमदाबाद में था, जैसा कि हमने बताया। साउथ अफ्रीका में इनका आश्रम क्या था, फिनिक्स आश्रम था और टॉल्स्टॉय आश्रम था। यहां पर था साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद में है। और एक गाना था जिसको लिखा था नरसिंह मेहता ने। एग्जाम में आता है कि वैष्णव जन को तेनु कहिए, ये भजन गांधी जी सुना करते थे। इसको किसने लिखा, तो ये नरसिंह मेहता ने लिखा था। अब देखिए, मतलब जो अच्छे इंसान होते हैं उनकी ये सब चीजें भी आती है। अब आप बिल्कुल आप इसको ऐसे समझिए, मोदी जी हैं और जब स्पीच दे रहे हैं बीच में रुक के या ऐसे ही रैंडम में कोई गाना गा दे तो उसका जो राइटर होगा, उसका जो सिंगर होगा, वो कितना ज़्यादा फेमस हो जाएगा। वो तो एक दिन में करोड़पति बन जाएगा। अब ये समझ लीजिए, नया सिंगर फेमस हो जाएगा। जैसा कि अभी पेटीएम के चलते हुआ था कि उन्होंने एक पेटीएम का नाम ले लिया था और पेटीएम अचानक से उछल गया था, बहुत ही हाई जंप ले लिया था, पीक में आ गया था। तो सेम वैसा ही है, गांधी जी एक गाना गुनगाया करते थे हमेशा, वैष्णव जन को तेनु कहिए। ये गाना किसने लिखा, नरसिंह मेहता ने लिखा। एग्जाम में आपके बहुत ज्यादा आता है तो इस वजह से इसको यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है। अब देखिए इनके कुछ बुक्स के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने 1909 में लिखी थी हिंद स्वराज, जिसमें स्वराज को डिस्क्राइब किया गया, क्या होता है स्वराज, हमको स्वराज चाहिए। 1906 में पहली बार हमने कलकत्ता सेशन में बोला था। स्वराज की रियल मीनिंग क्या होती है, पूरी एक बुक लिखी गई है हिंद स्वराज नाम से, गांधी जी ने लिखी 1909 में। इन्होंने एक नवजीवन बुक भी लिखी गुजराती लैंग्वेज में। याद रखिए इनकी सारी बुक्स इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब आएंगी ही आएंगी आपके एग्जाम में, एक तरह से आप ये कहिए पेपर आउट है। नवजीवन बुक गुजराती लैंग्वेज में लिखी गई। यंग इंडिया सबसे ज्यादा पूछा जाता है, यंग इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है,
तो ये लिखी गई है गांधी जी के द्वारा जब ये इंग्लैंड में थे। एक न्यूज़पेपर था, यंग इंडिया नाम का न्यूज़पेपर चलाते थे, जब इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहे थे वहां पर चलाते थे। कितने एक्टिव थे ये, आप इससे समझ सकते हैं। एक हरिजन पत्रिका लिखी, ये भारत में जो हरिजन की जो दशा थी, मनोदशा थी, उसको देखते हुए लिखी गई थी 1933 में। ये पूरी तरह से डेडिकेटेड है जो अपना पिछड़ा वर्ग है उसको, हरिजन पत्रिका। ठीक है। इनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी जो उन्होंने खुद लिखी है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, बहुत ही अच्छी है, अगर आपने नहीं पढ़ी पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी है। और इंडियन ओपिनियन, जैसा कि हमने बताया, ये इन्होंने कब लिखी थी, जब साउथ अफ्रीका में थे। तो इनकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ये सारी की सारी एग्जाम में आपके आती हैं। जल्दी से एक बार फिर देख लीजिए, हिंद स्वराज गांधी जी की बुक, नवजीवन जो कि इन्होंने गुजराती लैंग्वेज में लिखी गांधी जी द्वारा, यंग इंडिया इंग्लैंड में चलाते थे, एक न्यूज़पेपर था यंग इंडिया नाम से चलता था, इंग्लैंड में ही इंडिया को प्रमोट कर रहे थे। हरिजन पत्रिका, भारत में जो पिछड़ा वर्ग था उसकी जो मनोदशा था उसको चित्रित करने के लिए एक पत्रिका इन्होंने वीकली प्रकाशित की, हरिजन नाम से, हरिजन पत्रिका थी। ऑटोबायोग्राफी इनकी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, और इंडियन ओपिनियन इन्होंने जब साउथ अफ्रीका में थे तब लिखी इंडियन ओपिनियन। ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे इनके जानते हैं कुछ सत्याग्रह के बारे में, कुछ भूख हड़ताल के बारे में, कुछ जेल के बारे में, क्योंकि ये भारत में है। भारत का तो चलिए आपको हम अगली क्लास से पढ़ाएंगे, खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, सब पढ़ाएंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे कैसे कैसे ये एक्टिव रोल में है, उसका सहयोग आंदोलन, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, सब पढ़ाएंगे। लेकिन इसके पहले इनका जानते हैं सबसे पहला सत्याग्रह इनका कब था। सबसे पहला सत्याग्रह था वो हुआ था इन्होंने 1906 में किया था, ट्रांसवाल में किया था, साउथ अफ्रीका में। डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ, काले गोरे भेदभाव के खिलाफ ट्रांसवाल में किया था 1906 में, साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका याद रख लीजिएगा, ट्रांसवाल अगर आपको नहीं याद रहता। और इसी के चलते इनको पहली बार जेल जाना पड़ा था 1908 में, वहीं साउथ अफ्रीका में, 1908 में। भारत की अगर बात कर ली जाए, भारत में पहला सत्याग्रह इनका जो होता है वो होता है चंपारण सत्याग्रह 1917 में, जो हम कल की क्लास में देखेंगे, चंपारण सत्याग्रह के बारे में जानेंगे। और ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बारे में भी जानेंगे, जिसमें इन्होंने पहली बार भूख हड़ताल की थी। साउथ अफ्रीका में इन्होंने कोई भूख हड़ताल नहीं की, लेकिन भारत में इन्होंने भूख हड़ताल भी की सत्याग्रह के साथ साथ। तो भूख हड़ताल हमको देखने को मिलती है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में, अगले साल ही, ये दोनों हम कल ही देख लेंगे। उसके बाद से 1920 में सबसे बड़ा जो कहते हैं बड़ा मूवमेंट था भारत की राजनीति का, वो था असहयोग आंदोलन, एनसीएम जिसको जाना जाता है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो यहां से इनके आंदोलन की शुरुआत हो जाती है, सत्याग्रह की शुरुआत हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ सत्याग्रह थे जो याद रखिएगा। और ये हमारा पूरा आज का लेक्चर था गांधी जी के बारे में, गांधी जी का इंट्रोडक्शन, और पूरे गांधीयन इरा की शुरुआत करने से पहले गांधी जी के प्रमुख जो फैक्ट्स थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लग रहा है, अगर आप कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं तो कमेंट बताइएगा। अप्रिसिएशन मिलता है हमें थोड़ा सा, जब आप थोड़ा सा हमें अप्रिशिएट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह बने रहिए हम लोगों के साथ। थैंक यू वेरी मच। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, एंड कीप लर्निंग।